Hello friends, this is our first unit of class 12 psychology, variations in psychological attributes. फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में। सबसे पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में डाला है कि वेरिएशंस अमंग साइकोलॉजिकल फीचर्स इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मींस हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी वैल्यूज, आपका इंटरेस्ट, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड, ये सब आपके साइकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के फीचर्स होते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल फीचर्स हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। तो उनमें क्या वेरिएशंस है, उन वेरिएशंस को हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, कोई एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई लेस इंटेलिजेंट होगा, कोई बच्चा एवरेज होगा, कोई अबव एवरेज होगा, तो ये उनके साइकोलॉजिकल फीचर्स में इंडिविजुअली वेरिएशंस आ गई। तो ये एग्जांपल होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। उसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का जो हमारे बिहेव पर अफेक्ट पड़ता है, उस अफेक्ट को, उस इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं सिचुएशनिज्म। मींस आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर सिचुएशन उस एट्रीब्यूट पर हावी हो जाए और उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो कि आपका वो स्पेशल एट्रीब्यूट भी उस पर्टिकुलर प्लेस पर चेंज हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे सिचुएशनिज्म। कि आपकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी और गंभीर आदत किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से बदल जाती है, इट मींस आपके बिहेव पर किसका इंपैक्ट पड़ा, सिचुएशन का, तो इसे हम बोलते हैं सिचुएशनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या फीचर्स। कि जो ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, वैल्यूज, ये सब आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। इंटरेस्ट हो गया जैसे, तो क्या हम इन एट्रीब्यूट्स को चेक कर सकते हैं? जैसे मान लो हमें आपकी मैथमेटिकल स्किल चेक करनी है तो हम आपका टेस्ट ले लेते हैं, रीजनिंग जाननी है तो हम आपका टेस्ट ले लेते हैं। वैसे ही हमें जानना है कि आपके अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कितने हैं, तो क्या उसको भी असेस किया जा सकता है? तो यस, उसे असेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असेसमेंट क्या होता है। किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का मेजर करने के लिए असेसमेंट सबसे पहला स्टेप होता है, और ये असेसमेंट दो तरीके से होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल असेसमेंट के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट जो प्रोसीजर यूज करता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और उसमें पर्टिकुलर नियम को, किसी भी नॉर्म को फॉलो किया जाता है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री बिल्ट होते हैं, वेल डिसाइडेड होते हैं। इनफॉर्मल जो असेसमेंट होता है दैट इज यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, इसके अंदर केस टू केस आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। हर इंडिविजुअल पर साइकोलॉजिस्ट अपनी मर्जी से इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, इसीलिए इस तरह के असेसमेंट को हम बोलते हैं इनफॉर्मल, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो हाँ, हम हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को दो तरीके से असेस कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि एक ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं आपकी लाइफ में, और जब इन ब्लॉक्स को आप धीरे धीरे जोड़ते हैं तो आपकी पूरी एक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे कि अब ये एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, तो आपके सिलेबस में है इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और वैल्यूज। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी क्या होती है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनका यूज कैसे करते हैं, इस वर्ल्ड को ग्लोबली आप समझते कैसे हैं कि क्या कैसे हुआ, किसी भी चीज में रीजन कैसे लगाते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी। एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपके अंदर किसी भी चीज को सीखने का पोटेंशियल कितना है, आप उस स्किल को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। मींस इफ यू आर गुड इन राइटिंग, कि अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो क्या आप एक राइटर बन सकते हैं, तो वो होगा आपका एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्किल को प्रेफरेंस देना,
मतलब जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है उसको ही आप प्रेफरेंस देते हैं, तो वो आपका कौन सा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होगा? इंटरेस्ट। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको दूसरे पर्सन से डिस्टिंक्ट करती है, मींस अलग दिखाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है, इसकी ऐसी है। दिस वन इज एक्सट्रोवर्ट, दिस वन इज इंट्रोवर्ट। वैल्यूज, हर पर्सन की अपनी लाइफ में पर्सनल बिलीव्स होते हैं जिनके ऊपर वो अपनी लाइफ को सेटल करता है। हर इंसान की अपनी पर्सनल वैल्यूज होती हैं जो उसकी लाइफ को एक मोटिव देती है। तो ये हैं हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ असेसमेंट। अभी हमने सीखा था कि असेसमेंट दो तरीके से होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब असेसमेंट तो दो तरीके से होता है, पर उस असेसमेंट को करने के लिए हम साइकोलॉजी में मेथड्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स का यूज करके हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंसी को असेस कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स यूज करके हम उनको एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो आपके ऊपर टेस्ट इंप्लीमेंट होते हैं, उन सभी टेस्ट को हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स बोलते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स की बात कर रही हूं मैं, जिसमें हम इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एडजस्टमेंट, इन सब चीजों को चेक करते हैं। इंटरव्यू एक ऐसा मेथड होता है जिसमें अगर हमें किसी पर्सन को असेस करना है, तो जिसमें दो पर्सन अवेलेबल रहते हैं, या फिर इसको अपने बोल सकते हैं कि एक तरह का इंडिविजुअल प्रोसीजर या ग्रुप प्रोसीजर। इंडिविजुअल प्रोसीजर के अंदर अगर हम इंटरव्यू मेथड का यूज कर रहे हैं, तो जिसमें एक इंटरव्यू होगा और एक इंटरव्यूअर होगा, जिसमें एक क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन होता है और दूसरा आंसर देने वाला। और ग्रुप इंटरव्यू में बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं, जिनमें से वन बाय वन एक इंटरव्यू देने वाले से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरव्यू मेथड का यूज किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैंडिडेट से अटेन करने के लिए यूज किया जाता है। केस स्टडी, अगर हमें किसी पर्सन की डेप्थ हिस्ट्री निकालनी है, उसका कंप्लीट बैकग्राउंड पता लगाना है, तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? केस स्टडी का। हम जिसके अंदर उसका बर्थ प्लेस, उसका नेम, उसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन, उसकी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसकी फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो मेथड है आपका केस स्टडी। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा असेसमेंट मेथड होता है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन भी दो तरह का हो सकता है, नेचुरलिस्टिक और बिल्कुल एक ऐसा जो एक आर्टिफिशियल कंडीशन में भी डन किया जाए। सेल्फ रिपोर्ट मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्लाइंट को कहा जाता है इंट्रोवर्ट प्रोसीजर यूज करने के लिए, और उसको कहा जाता है कि आप अपने बारे में सेल्फ रिपोर्ट दो, मींस अपने बारे में बताओ। तो जब सब्जेक्ट अपने बारे में सारी चीजें बिना कुछ पूछे बताता चला जाता है, तो उस मेथड को हम बोलेंगे सेल्फ रिपोर्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि जिसके ऊपर आपकी यूनिट डिपेंड है, वहां से शुरू होता है इंटेलिजेंसी। तो इंटेलिजेंसी की वैसे तो बुक के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है, हम उन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन इंटेलिजेंसी को बताने के लिए इंक्लूड की है कि इंटेलिजेंसी इज द पावर ऑफ परसीविंग, पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पावर ऑफ नोइंग। कि किसी चीज को परसीव मतलब आप किसी चीज को लाइफ में प्राप्त कैसे करते हैं, किसी चीज को आप सीखते कैसे हैं, किसी चीज को अंडरस्टैंड समझते कैसे हैं, और चीजों को जानते कैसे हैं। तो इंटेलिजेंसी इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। सिर्फ एकेडमिकली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेना इंटेलिजेंसी नहीं होती। चीजों को आपने कैसे समझा, आपका तरीका क्या रहा, आप उसके बारे में कितना जानते हैं, आपने उसको परसीव करने का वे कौन सा अपनाया, वो सब चीजें होती हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंट पर्सन बनाती है। जैसे कि ये जो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंप्लीमेंट की थी। किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कि इंटेलिजेंसी परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग की सिचुएशन होती है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं
कि इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, कि अगर आप अच्छे से जज करते हैं चीजों को, अगर आप चीजों को अच्छे से समझते हैं, और अगर आप चीजों के बारे में बहुत अच्छा रीजन लगाते हैं, ये नहीं कि बिना रीजन लगाए किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सोच लिया, तो अगर आपको चीजों को जज करना आता है, चीजों को समझना आता है और उनके बारे में सही लॉजिक लगाना आता है, दैट मीन्स यू आर रियली एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये डेफिनेशन दी एल्फ्रेड बीने ने। ओके, इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम सीखेंगे जो कि आपको यहां पर देता है वेशलर। उसने क्या बोला कि इंटेलिजेंसी इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट। कि अगर आप रैशनल तरीके से सोचते हैं, ठीक है, अगर आप एक रैशनल पर्सन है और आप लाइफ में कोई भी एक्ट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिना किसी पर्पस के ही अपनी लाइफ में काम करते रहते हैं, जिनकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं होता, तो उन्हें इंटेलिजेंट नहीं कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू वेशलर। इफ यू बिलीव इन रैशनलिज्म, अगर आप पर्पसफुली एक्ट करते हैं या फिर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही अच्छे से आप डील करते हैं प्लस में, मीन्स कैसी भी सिचुएशन में आपको डाल दो आपको एडजस्टमेंट करना आता है, तो अगर ये तीन फैक्ट्स आपके अंदर है, दैट मीन्स यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। क्या क्या तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आप कितने रैशनलिस्ट हैं, आप कितने पर्पस से कोई एक्ट करते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के साथ आपका जो एडजस्टमेंट है वो कितना प्लस में है। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर है तो यहाँ पर वेशलर ने ये बताया कि रैशनलिज्म, पर्पसफुली एक्ट करना और इन्वायरमेंट के साथ अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करना ही इंटेलिजेंसी है। तो इस तरीके से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंसी को अपने लेवल पर डिस्क्राइब किया, और अगर हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंसी को और भी अच्छे तरीके से समझे तो हमें इसकी थ्योरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। तो स्टूडेंट्स, आपकी थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो साइकोमेट्रिक अप्रोचेस और दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोचेस के बारे में। तो इसे डिफाइन करते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोच होता क्या है। तो ये एक ऐसा अप्रोच है दैट कंसीडर्स इंटेलिजेंसी एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। इसके अंदर ये कहा जाता है, साइकोमेट्रिक अप्रोच किस चीज को कंसीडर करेगा कि एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है, एक है, दो है, चार है, 10 है। तो आप इसके अंदर जितनी भी अप्रोचेस पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे कि सभी के सभी साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन के अंदर उनकी योग्यताओं, उनकी एबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर जो फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट थ्योरी आपकी आती है, दैट इज वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी जो कि किसने प्रोड्यूस की, एल्फ्रेड बीने ने। मींस आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी वर्ड को सबसे पहले यूज करने का क्रेडिट ही एल्फ्रेड बीने को जाता है। तो देखो, इन्होंने अपनी थ्योरी में इंटेलिजेंसी को किस तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि intelligency is consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment। जैसे मान लो अपने बात करते हैं वन फैक्टर की, ये वन फैक्टर क्या है। एल्फ्रेड बीने ने बोला कि अगर आपके अंदर एक फैक्टर इंटेलिजेंसी है, मींस इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स, तो आप मैथमेटिक्स के अंदर या उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इन्वायरमेंट के अंदर बड़ी इजीली सोल्व कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर वो वन फैक्टर अच्छा है और उस वन फैक्टर का यूज करके उससे सिमिलर प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको एडिशन करना आता है और बहुत अच्छे से करना आता है, तो किसी भी तरीके का आपको एडिशन दे दो आप वो सोल्व कर लोगे। तो एल्फ्रेड बीने ने बोला कि अगर वो वन फैक्टर आपके अंदर है तो उस वन फैक्टर से रिलेटेड जितनी भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होती है उसको एक पर्सन अपने इन्वायरमेंट में सोल्व कर लेता है। तो इसी तरह से ये एल्फ्रेड बीने ने अपनी वन फैक्टर थ्योरी दी, जिसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो this theory came to be disputed when psychologists started analyzing data of individuals which was collected using Binet's test। लेकिन
थोड़े टाइम बाद अल्फ्रेड बिने की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया गया कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वन फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के बाद देखो चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, इन्होंने कहा कि कोई वन फैक्टर नहीं होता जो अल्फ्रेड बिने ने बताया। इंटेलिजेंसी को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें दो तरह के फैक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने यहां पर दो फैक्टर बताए, जी और एस। जी मींस जनरल फैक्टर और एस मींस स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब विशेष फैक्टर। तो यहां पर चार्ल्स स्पीयरमैन इस फैक्टर्स को किस तरह से बताते हैं कि जो जी फैक्टर है इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। मींस ऐसी नॉर्मल चीजें जिसे अपने बोल सकते हैं कि ये तो सामान्य चीज है, जिसे हम सिखाएंगे वो सीख जाएगा। जैसे किसी को टेबल सिखाना, किसी को लेटर सिखाना, किसी को सेंटेंस बनाने सीखना। तो ये जनरल चीजें होती हैं, प्राइमरी चीजें, जो कि नॉर्मल मेंटल ऑपरेशंस का यूज करके किसी भी पर्सन को कॉमनली सिखाई जा सकती है। और अगर इन जनरल चीजों को एक पर्सन बहुत अच्छे से सीख जाता है तो ये जनरल चीजें आगे जाके आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या बनाती है, स्पेसिफिक बनाती है। कि एक नॉर्मल कॉमन डांस आपको सिखा दिया और उस कॉमन चीज को आप इतना ऊपर ले गए कि आज आप एक फेमस डांसर हैं। तो इस तरीके से ये जनरल फैक्टर किसके अंदर चेंज हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर में। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि आपके अंदर स्पेशल एबिलिटी तभी आ सकती है जब उस स्पेशल एबिलिटी से रिलेटेड जनरल एबिलिटी आपके अंदर होंगी। मींस आप एक पॉपुलर सिंगर तभी बन सकते हैं जब आपको नॉर्मल सिंगिंग के नॉर्म्स पता होंगे, अदरवाइज नहीं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताई कि एक पर्सन के अंदर एक से ज्यादा स्पेसिफिक एबिलिटीज हो सकती है। एक पर्सन एकेडमिकली भी अच्छा हो सकता है, वो बहुत पॉपुलर डांसर भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा सिंगर भी हो सकता है, लेकिन ये सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज आएंगी कहां से, आपकी जनरल एबिलिटीज से। उसके बाद आपका नेक्स्ट थ्योरी आती है हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थर जेनसन। हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी में अर्थर जॉनसन ने आपकी इंटेलिजेंसी के दो लेवल बताए, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। यहां पर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल फर्स्ट के लिए यहां पर अर्थर जॉनसन ने वर्ड यूज किया एसोसिएटिव लर्निंग। लेवल फर्स्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया, एसोसिएटिव लर्निंग, जिसके अंदर क्या था कि जैसे मान लो आपको कोई चीज सिखाई गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने का रूट सिखाया गया कि आपको इतने किलोमीटर यहां जाना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है। और जब आपसे पूछा गया कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हें रूट याद हुआ क्या, और आपने बिल्कुल सेम वैसा का वैसा रूट बता दिया, इट मीन्स आपने उसके अंदर अपनी तरफ से कोई भी चेंज या कुछ भी नया नहीं किया, जैसा आपको सिखाया गया आपने बिल्कुल वैसा ही सीख लिया। तो इस लेवल को अपने बोलते हैं लेवल फर्स्ट एसोसिएटिव लर्निंग। मतलब जो सिखाया गया है, सीखने वाला सिखाई गई चीज के साथ एसोसिएशन एस्टैब्लिश कर लेता है। लेवल सेकंड को हम नाम यहां पर देंगे कॉग्निटिव कंपिटेंस। मींस आप अपने दिमाग की कितनी एबिलिटी यूज करते हैं, अपना माइंड कितना यूज करते हैं। कि कोई चीज आपको सिखाई गई, उसके अंदर आपने अपना क्या जोड़ा, मींस उसको चेंज करके, उसको अपडेट करके क्या क्या नई नई चीजें ऐड की, तो इसे हम बोलेंगे लेवल सेकंड। तो ये दो तरह की इंटेलिजेंसीज की यहां पर बात की अर्थर जेनसन ने। लेवल फर्स्ट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लर्निंग एंड लेवल सेकंड इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जो कि यहां पर हमें दिया जेपी गिलफर्ड ने। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में जेपी गिलफर्ड ने इंटेलिजेंसी की स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। वो तीन पार्ट हैं ऑपरेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशंस क्या होते हैं। मींस आप जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं या कोई पजल सोल्व करते हैं या किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, मींस इफ यू आर गोइंग टू यूज योर मेंटल एबिलिटीज, मींस आप उसका ऑपरेट कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है ऑपरेशन।
अब मान लीजिए आप किसी चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो किसी चीज के ऊपर ही करेंगे ना, तो वो होगा आपका कंटेंट। मतलब दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पर इंटेलिजेंसी की क्या बताई जेपी गिलफर्ड ने, कंटेंट, कि ऑपरेशन इज यूज्ड ऑन कंटेंट। मटेरियल क्या है, मतलब किसके ऊपर आप अपना मेंटल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। और लास्ट में जो आपको कंसिक्वेंस मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और जब आपको रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद आप उनको कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड करते हैं और उस चीज को समझने की और दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने बिखरे हुए पड़े हैं, उसमें कुछ फ्रूट्स नेम है, कुछ वेजिटेबल्स नेम है, कुछ एनिमल्स नेम है, कुछ फर्नीचर्स नेम है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग वेराइटीज पड़ी है। तो अब आपको एक टास्क दिया गया कि आपको इनकी पर्टिकुलर कैटेगरी बनानी है। तो कंटेंट क्या है, वो मटेरियल, ठीक है। आपने उन सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लिया। अब आपने उस कंटेंट को इकट्ठा करने के बाद यूज किया अपनी मेंटल प्रोसेस का। आपने वो कंटेंट इकट्ठा कर लिया कि ये वेजिटेबल्स नेम है, ये फ्रूट्स नेम है, ये एनिमल्स नेम है। अब आपको टास्क दिया गया कि इन सबको क्लासिफाइड करो, अलग अलग कैटेगरी में लिखो। जो वेजिटेबल है उनको वेजिटेबल के अंदर लिखो, जो एनिमल है उनको एनिमल की कैटेगरी में लिखो, ऐसे उनको अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करो। तो अब आपने कंटेंट इकट्ठा करने के बाद उस पर अपनी मेंटल प्रोसेस यूज की, मीन्स आप क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन। और जब आपने अपनी मेंटल प्रोसेस यूज की, उन चीजों के लिए ऑपरेट किया, तो लास्ट में वो सब कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी जिसको अपने क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो अगर आप इस चीज को करने में बहुत फास्ट हैं, इट मींस जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग आप इंटेलिजेंट है, कि आप कितने अच्छे तरीके से कंटेंट को समझते हैं, उसके प्रति ऑपरेट करते हैं और लास्ट में कितनी फास्टली आप चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल।